हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है VBU ऑफिशियल सेंटर पे। आज हम देखेंगे सेमेस्टर 1 मेजर 1 का पॉलिटिकल साइंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है राज्य के नीति निर्देशों तत्व। और मेजर 1 पॉलिटिकल साइंस का अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो आप प्लेलिस्ट को चेक करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमारे संविधान में ना दोस्तों कुछ योजनाएं हैं जो कि मानव हित के ध्यान में रखते हुए बनाए गए, जिसे हम राज्य की नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। इंग्लिश में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, शॉर्ट फॉर्म में DPSP। चलिए इसका हम प्रस्तावना के नजरिए से देखते हैं। भारतीय संविधान में नागरिकों के आधार के साथ साथ राज्य के लिए कुछ ऐसे सिद्धांत भी दिए गए हैं जिनका उद्देश्य भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, इन सभी पर आधारित कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। जो प्रस्तावना में कहा गया है ना कि जैसे कि सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय पर आधारित ना कल्याणकारी राज्य, इन पे मतलब कल्याणकारी योजना बनाना है, उसी को डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP कहा जाता है। ये संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक दिया गया है। जो संविधान है हमारा, उसमें आर्टिकल 36 से 51 क्या है दोस्तों? DPSP ही है। ठीक है। नीति निर्देशक तत्व सरकार को यह दिशा बताते हैं कि देश का शासन किस प्रकार चलाया जाए ताकि समाज में समानता और न्याय स्थापित हो तथा सभी लोग का जीवन बेहतर बनाया जा सके। नीति निर्देशक तत्व क्या कहता है सरकार को कि आपको ऐसी योजना बनाना है जिससे ना लोगों समाज में समानता और न्याय, किसी के खिलाफ अन्याय ना हो, ये स्थापित हो और उसका जीवन बेहतर बन सके। यही हमारा DPSP कहता है। अब देखते हैं नीति निर्देशक तत्व का अर्थ क्या है। नीति निर्देशक तत्व के संवैधानिक सिद्धांत हैं जिनका पालन करते हुए केंद्र और राज्य सरकार अपनी नीतियां और कानून बनाने चाहिए। नीति निर्देशक तत्व क्या है? इनको ध्यान जिसमें जो 36 से लेके 51 आर्टिकल तक है, उसमें ना जितना भी लिखा हुआ है उन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपनी कानून और नीतियां बनाते हैं कि इन पॉइंटों से ना कोई भी जनता का किसी प्रकार का हानि ना हो और किसी का सभी को ध्यान में रखते हुए इनका मुख्य उद्देश्य भारत का एक कल्याणकारी राज्य बनाना है। वही ना बोले, मुख्य उद्देश्य ही कल्याणकारी राज्य बनाना है, जहाँ केवल राजनीतिक स्वतंत्रता ही नहीं बल्कि लोगों को सामाजिक और आर्थिक न्याय भी प्राप्त हो। जहाँ पे सिर्फ राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं प्राप्त होगी और सब कुछ सामाजिक भी और आर्थिक न्याय भी सबको मिले। इसका प्रमुख विशेषता क्या है उसको देखते थे। तो नीति निर्देशक तत्व के प्रमुख विशेषता संविधान के भाग 4 में वर्णन है इसका। राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। इसे ना देखो, इसका सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। ये ना इसे न्यायालय यानी कि जो कोर्ट कचहरी इसके द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। नीति निर्देशक तत्व की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता। यदि सरकार किसी नीति निर्देशक तत्व को लागू नहीं कराती है तो व्यक्ति केवल इसी आधार पर न्यायालय में जाकर उसे लागू कराने का मांग नहीं कर सकता। अगर सरकार नहीं करती है तो आप न्यायालय में किस जैसे कि कोई कोई होता है ना कि आप किसी योजना को सरकार लागू की तो आप ना उसे ना उसको लेकर ना आप कोर्ट कचहरी जा सकते हो, न्यायालय जा सकते हो और उसमें अगर आप ज़्यादा समर्थन रहा तो उसे हटा भी सकते हो और नहीं भी हटा सकते हो। लेकिन DPSP में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते हो। शासन के लिए महत्वपूर्ण, यद्यपि इन्हें न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, फिर भी संविधान के अनुसार ये देश के शासन में मौलिक है, मतलब ये बहुत ही ज़रूरी है। देश के शासन में ना ये बहुत ही ज़रूरी है। सरकार को कानून और नीतियाँ बनाते समय इन सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए और जब सरकार नीति या योजना बनाती है तो इन सिद्धांतों को ध्यान रखना चाहिए जो आर्टिकल 36 से लेके 51 में है। कल्याणकारी राज्य का स्थापना। इनका मुख्य उद्देश्य भारत में ऐसा कल्याणकारी राज्य स्थापित करना है जो जनता के कल्याण के लिए कार्य और करे और गरीब असमानता तथा शोषण को कम करे। इसका क्या काम है दोस्तों? जब कल्याणकारी राज्य बनेगा तो कैसा काम बनेगा? यहाँ पे कैसा है? कल्याण करना है, गरीबी गरीबी को कम करना है, असमानता को दूर करना है और शोषण के खिलाफ आवाज उठाना है और शोषण के खिलाफ वाला कानून बनाना है, तभी तो कल्याणकारी राज्य स्थापना होगा। सामाजिक और आर्थिक न्याय। नीति निर्देशक तत्व समाज के कमजोर वर्गों को आगे बढ़ाने और आर्थिक समानता को कम करने पर विशेष ध्यान देता है। ये भी कमजोर वर्गों को ऊपर ले जाने में और आर्थिक जिसके पास बहुत प्रकार की कमियां होती है उनको दूर करने में ही जोर देता है। प्रमुख नीति निर्देशक तत्व उसमें क्या क्या है दोस्तों? अब हम थोड़ा थोड़ा आर्टिकल को देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम आर्टिकल आपको 36 बता देते हैं, उसमें राज्य का परिभाषा है कि राज्य क्या कर सकती है। आर्टिकल 36 राज्य की परिभाषा है। चलिए हम सामाजिक व्यवस्था की स्थापना अनुच्छेद 38 में देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल 48 में क्या है? राज्य ऐसा सामाजिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास करेगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय सभी लोगों को प्राप्त हो। जो आर्टिकल 38 क्या बोलता है कि जब राज्य ना सामाजिक व्यवस्था
और सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तीनों और इन सभी लोगों को प्राप्त हो, ऐसा कानून वो मतलब स्थापित करेगा। समान आजीविका और समान वेतन, यहाँ पे ना आर्टिकल 39 में देखते क्या है। राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि करने का प्रयास करेगा कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन मिले। जैसे कि बहुत जगह देखा जाता है ना कि महिलाओं को कम वेतन दिया जाता है, जबकि वही काम करते हैं पुरुष भी और वही काम महिला भी करती है, लेकिन महिला को कम वेतन दिया जाता है। तो ऐसा बिल्कुल ये खिलाफ है। तो इन सभी पर राज्य सरकार और केंद्र सरकार ध्यान देगी और इनके लिए कल्याणकारी योजना बनाएगी। साथ ही साथ नागरिकों को आजीविका के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध हो, और जब ना आप अपना आजीविका चलाने के लिए जो भी साधन हो ना, वो सब अपने राज्य सरकार और केंद्र सरकार उसका प्रदान करे। संसाधनों का समान वितरण, देश के प्राकृतिक और भौतिक संसाधनों का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे उसका लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले और धन का केंद्रीकरण कुछ भी लोगों के हाथ में ना हो। यहाँ कहा गया ना कि जो प्राकृतिक और भौतिक संसाधन है, वो ना उसका प्रयोग जो सभी लोगों के लिए किया जाए, समाज के सभी वर्गों के लिए किया जाए, ना कि धन का केंद्रीकरण सिर्फ एक ही आदमी के पास धन ना चला जाए। जैसे कि मोदी जैसे बोलता है कि उसमें खिलाफ लगता है कि आप अडानी और अंबानी को देखते हैं। तो धन का वो केंद्रीकरण है कि सारा पैसा एक आदमी के पास नहीं जाना चाहिए, कुछ ही लोगों के हाथों में नहीं होना चाहिए। यही बोला जाता है कि धन का केंद्रीकरण ना हो, सभी वर्गों के पास पैसा होना चाहिए। निःशुल्क कानूनी सहायता, आर्टिकल 39A में है दोस्तों। गरीब और कमजोर लोगों को न्याय प्राप्त करने में आर्थिक कठिनाइयां ना हो, इसमें इसके लिए राज्य निःशुल्क कानून सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। इसमें क्या है कि ना 39A में कहा गया कि बहुत से गरीब व कमजोर वर्ग लोग होता है जिसको न्याय के लिए ना आर्थिक कठिनाई होती है, मतलब उसके पास पैसा वैसा ना हो तो बहुत सी कठिनाई होता है, इसलिए ना सरकार निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करे। आप देखते हैं आर्टिकल 40 में दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन होता है, ठीक है ना। राज्य को ग्राम पंचायत का संगठन करना चाहिए और उन्हें आवश्यक अधिकार तथा शक्तियां प्रदान करनी चाहिए ताकि स्थानीय शासन मजबूत हो सके। आर्टिकल 40 में ना दोस्तों ग्राम पंचायत का गठन है। आप गठन होगा तो उसमें क्या होगा, लोकल आदमी लोगों का शासन मजबूत होगा, मतलब वहाँ पे जो स्वशासन जो वहाँ पे शासन है वो मजबूत होगा, उसमें वहाँ का लोगों को देख सकेगा ग्राम पंचायत के वहाँ के लोग। काम और शिक्षा का अधिकार, देखते हैं आर्टिकल 41 में काम और शिक्षा का अधिकार में क्या बताया गया। राज्य अपनी आर्थिक क्षमता के अनुसार लोगों को काम तथा आवश्यकता स्थिति में सार्वजनिक सहायता उपलब्ध कराने का प्रयास करेगी। अब जो राज्य के पास जितना रहेगा उसके हिसाब से वो आर्थिक क्षमता के लोगों को काम देगा, शिक्षा देगा और सार्वजनिक सहायता के लिए उपलब्ध करवाएगा, जैसे जैसे जिसके राज्य के पास जितनी सुविधा है। श्रमिकों के लिए उचित कार्य कार्य दशाएं, अनुच्छेद 42 में है। राज्य श्रमिकों के लिए मान्य और उचित कार्य परिस्थिति सुनिश्चित करने तथा महिलाओं के लिए मार्थिक सहायता देने का प्रयास करेगा। मतलब यहाँ कहा गया ना दोस्तों कि जो आदमी जैसा कार्य के लिए मतलब बना है उसको वही कार्य दिया जाएगा। और जब महिला अगर कोई काम करती है तो अगर वो मातृत्व है, मतलब वो पेट से होती है, मतलब मैटरनिटी लीव, तो उन्हें छुट्टी दिया जाएगा। कानूनी उसका हकदार है कि वो उसे छुट्टी मिले। आर्टिकल 43 देखते हैं दोस्तों, जीवन निर्वाह योग मजदूरी। राज्य सभी श्रमिकों के लिए ऐसे मजदूरी और जीवन स्तर सुनिश्चित करने का प्रयास करेगा जिससे वे संपूर्ण जीवन जी सके। और राज्य ना दोस्तों आर्टिकल 43 में कहता है कि उसको सुनिश्चित करेगा कि वो अपना जीवन जो है ना सब सम्मान पूर्वक जी सके और आराम से जी सके। आर्टिकल जो 43B में क्या है दोस्तों, सहकारी समितियों का बढ़ावा। राज्य स्वच्छ और लोकतांत्रिक आधार पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। जो राज्य क्या है वो स्वैच्छिक लोकतांत्रिक आधार पर सहकारी समितियां जो भी है उनका बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, जो क्या CBC क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हाँ UCC होता है ये। राज्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रयास करेगा। और राज्य जो है अभी तो बहुत सारे, गोवा तो सबसे पहला राज्य है जो UCC को लागू किया था, अब तो आज़ादी से पहले ही उसने लागू कर दिया। उसके बाद शायद से उत्तराखंड आता है, एक बार आप गूगल से कंफर्म कर लेना। बच्चों के लिए प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा, अनुच्छेद 45 में दिया गया। राज्य छोटे बच्चों के लिए प्रारंभिक बाल व्यवस्था का देखभाल और शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रयास करेगा। जो राज्य है दोस्तों वो जो बच्चे उसका ना बाल व्यवस्था का देखभाल और शिक्षा का प्रावधान कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। कमजोर वर्गों के हित की रक्षा, अनुच्छेद 46 में। राज्य अनुसूचित जनजाति और SC ST, मतलब अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजातियों और अन्य कमजोर वर्गों जैसे शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को बढ़ावा देगी। और राज्य क्या करेगी आर्टिकल 46 में, कमजोर वर्ग जैसे ST ST OBC और EWS वगैरह को आप आर्थिक हितों और शिक्षा का प्रदान करोगे।
साथ ही उन्हें सामाजिक अन्याय और शोषण से बचाएँगे। और साथ में क्या इसके साथ बहुत सब सामाजिक में जो समाज में इसके साथ अन्याय होता है और शोषण जिसका कर दिया जाता है, उससे क्या राज्य सरकार उन्हें बचाएगी। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों का पोषण स्तर और जीवन स्तर। पोषण स्तर मतलब उससे खान-पान और जीवन स्तर तो उसका जीवन का स्तर कैसा है, नीचे है, ऊपर है, गरीब कितना, अमीर कितना, को ऊँचा उठाने तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य, पब्लिक हेल्थ में सुधार करने का प्रयास करेगा। जी दोस्तों, शोषण से खाना-पीना, जीवन स्तर उसका रहने का स्तर कितना है और सार्वजनिक व्यवस्था का स्वास्थ्य मतलब उसका हेल्थ कैसा है, वो सुधार करने का कौन प्रयास करेगा? राज्य सरकार प्रयास करेगी। पर्यावरण की रक्षा जो 48 आर्टिकल 48 ए में राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए प्रयास करेगा। और यहाँ पे जो पर्यावरण की रक्षा है वो 48 ए में है। राज्य का मतलब ये नहीं समझिएगा हमारा स्टेट होता है। राज्य का मतलब यहाँ पे देश से बात किया जा रहा है, ठीक है ना। आर्टिकल 49 राष्ट्रीय महत्व का स्मारकों का रक्षा। इसमें स्मारकों का जैसे कि रेड फोर्ट, ताजमहल, ये सब स्मारकों का रक्षा करना ही हमारा मतलब रक्षा करना ही हमारा भाग है। राज्य ऐतिहासिक और राष्ट्र महत्व स्मारकों तथा वस्तुओं की रक्षा करेगा। वही सबका रक्षा करना ही आर्टिकल 49 में है। अब आर्टिकल 50 देख लीजिए, तो राज्य को सार्वजनिक सेवाएं न्यायपालिका और कार्यपालिका से अलग करने के लिए कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ पे क्या दिया गया, मतलब देश क्या करेगी, न्यायालय और कार्यपालिका को दोनों को 50-50 मतलब अलग अलग करेगी। काम को अलग अलग बांटेगी। आर्टिकल 51 को देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा। भारत को अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना चाहिए तथा राष्ट्रों के बीच संपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। जब ना दोस्तों बहुत सारे देश होते हैं ना कि अपने आजू बाजू पड़ोसियों से लड़ते रहते हैं, तो उसमें ना अंतर्राष्ट्रीय शांति नहीं रहता है, तो इसीलिए ना देश को ना शांति का बढ़ावा देना चाहिए और सुरक्षा के मामले में भी अपने संबंध अच्छे रखना चाहिए ताकि सुरक्षा बिगड़े ना। अब नीति निर्देशों तत्वों का महत्व को देखते हैं कि महत्व क्या है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय लोकतांत्रिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये सरकार को शासन का दिशा प्रदान करती है कि देखिए यहीं पे ना शासन का दिशा को प्रदान करती है। कैसे? इसमें लिखा हुआ है कि आप ना इस तरह का ही कानून बना सकते हो। आप जब कल्याणकारी राज्य का स्थापना करोगे तब किस तरह का कानून बनाओगे? तो यही है ना कि वो दिशा बताता है कि इस तरह का कानून आप बनाओगे। दूसरा क्या है? इनका उद्देश्य सामाजिक और आर्थिक असमानता को कम करना है। और सामाजिक और जो समाज में उसका असमानता होता है और आर्थिक में भी असमानता होता है, कमजोर और कमजोर ही रह जाते हैं, उस सब का कम करना है। तीसरा में ये गरीब, कमजोर और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा करता है और कमजोर और पिछड़े वर्गों की भी रक्षा करता है। ये भारत को कल्याणकारी राज्य बनाने में सहायता करती है। कल्याणकारी ये सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा के सुधार करने के लिए प्रेरित करती है। सरकार को किसमें प्रेरित, सामाजिक सुरक्षा सुधार करने में, शिक्षा व्यवस्था में, स्वास्थ्य व्यवस्था में, रोजगार में, इन सभी बातों में डीपीएसपी जो है सो सुधार करने के लिए प्रेरित करती है इन सभी बातों पे। छठा, एक लोकतांत्रिक केवल राजनीतिक लोकतंत्र तक सीमित नहीं रहकर सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की ओर ले जाता है। और यहाँ पे सिर्फ ना ये लोकतंत्र जो होता है, लोकतंत्र होता है ना, सिर्फ ज़्यादातर सोचते हैं कि सिर्फ लोकतांत्रिक की बातें हो रही है, यहाँ पे सिर्फ राजनीतिक बातें हो रही है और यहाँ पे सिर्फ नेता आता है बोल के चला जाता है, लेकिन उन लोग बाद में ध्यान नहीं देते। लेकिन यहाँ बोलता है कि आपको सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए कल्याणकारी योजना बनानी है। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व के में संबंध देखते हैं। मौलिक अधिकार जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था और नीति निर्देशक तत्व दोनों भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अंग है। मौलिक अधिकार व्यक्ति को स्वतंत्रता और अधिकार की रक्षा करते हैं। मौलिक अधिकार हमें स्वतंत्रता देते हैं और अधिकार जो हमें अधिकार मिला है, जो संविधान ने हमें अधिकार दिया, उसका रक्षा करता है। जबकि नीति निर्देशक तत्व समाज के सामाजिक और आर्थिक कल्याण को मार्ग बताता है और नीति निर्देशक तत्व क्या करता है, सामाजिक और आर्थिक कल्याण के मार्ग को बताता है कि कैसे बनाना है कानून को। दोनों का अंतिम उद्देश्य भारत में न्याय, स्वतंत्रता, समानता और कल्याण की स्थापना करना है। इन दोनों का एक ही उद्देश्य है दोस्तों, मतलब जस्टिस यानी सबको न्याय मिले, स्वतंत्रता रहे सबके पास, सब समानता से रहे, मतलब सबको समानता से देखा जाए और कल्याण योजना, वेलफेयर की मतलब स्कीमों का बढ़ावा करे। इसलिए दोनों एक दूसरे को विरोध नहीं बल्कि पूरक माने जाते हैं। और ये ना एक दूसरे का विरोध नहीं, यानी कि प्रोपोर्शनल है, मतलब प्रोपोर्शनल माने जाते हैं, मतलब पूरक माने, प्रोपोर्शनल, ना कि उसको विरोध करते हैं। चलिए हम निष्कर्ष देखते हैं और वीडियो को अंत करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई दोस्तों तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है। चलिए निष्कर्ष को पढ़ते हैं बस। अतः कहा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान कल्याणकारी भावना को दर्शाता है। नहीं, वही ना, वो शुरू से ही पढ़े कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या करते हैं, भारतीय का संविधान का कल्याणकारी भावना को दर्शाता है। ये सरकार को यह दिशा देता है कि देश का विकास केवल आर्थिक रूप से नहीं बल्कि सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मानव कल्याण के आधार पर किया जाए।
यह सरकार को बताता है ना कि दोस्तों कि सिर्फ आर्थिक रूप से देश का विकास नहीं किया जाए, सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और मानव कल्याण के लिए देश इस तरह से देश का विकास किया जाए। यद्यपि इन न्यायालय द्वारा सीधे लागू नहीं कराया जा सकता। मैंने आपको बताया था कि ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जाता। न्यायालय में जाओगे तो भी कोई फ़ायदा नहीं, न्यायालय से सुनेगा ही नहीं। फिर भी भारतीय शासन व्यवस्था में इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इनके माध्यम से संविधान निर्माताओं ने ऐसे भारत का कल्याण किया है जो सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और समाजिक सभी नागरिकों को के लिए कल्याण का प्राथमिकता मिले। मतलब यहाँ पे ना जिन्होंने संविधान बनाया जैसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है, लेकिन उनके उनके साथ बहुत लोग थे, बहुत सारी टीमें थे। तो उन लोगों ने ना सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता और सभी नागरिकों को जो है ना कल्याण का मतलब उसको प्राथमिकता मिले, उसका कल्याण ही उसका प्राथमिकता हो, मतलब पहला काम ही उसका वही हो। तो इस तरह हमारा डीपीएसपी खत्म हुआ दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।